Dear students, how are you? I hope you must be in a positive frame of mind and you must have started your studies for the next class. तो आओ अब हम शुरू करते हैं आज का फिजिक्स का नया टॉपिक और टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर दूसरा है +2 का फिजिक्स का उसका टॉपिक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस study what is electromotive force of a cell, how we define electromotive force of a cell. The electromotive force of a cell is defined as the potential difference between its poles when it is in the open circuit. और ओपन सर्किट का मतलब होता है कि when no current is being drawn from the cell. इसका मतलब जब हम किसी सेल के टर्मिनल्स में कोई वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करें, उसकी जितनी रीडिंग आ जाए वो उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी, प्रोवाइडेड वी आर नॉट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द गिवन सेल। और जब हम किसी सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते, वी से इट इज़ इन द ओपन सर्किट। नाउ द वर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स द फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव, दो वर्ड हैं इसमें, इलेक्ट्रोमोटिव। So this means the force which sets the current carriers or charge carriers, that is free electrons, into motion. But remember, the word electromotive force is a misnomer. ये गलत नाम है because electromotive force is not a force, but it is the work done by the cell to drive a unit charge once around the given circuit. So remember, electromotive force is not a force, it is the work done, but it is called force, and this name is misnomer of force. कहते क्यों? Because it makes the charge current carriers move in the given circuit. And electromotive force of a cell or a battery is generally denoted by capital E, and it depends upon the following factors. Number 1, it depends upon the nature and concentration of the electrolyte. Nature मतलब कैसा, कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। और कंसंट्रेशन का मतलब कि वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है कि या उस थोड़ी देर का पहले का हमने प्रिपेयर किया हुआ है। जो जो स्ट्रेंथ कम होती है त्यों तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कम होती है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज। जो दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं किसी सेल में, उनका मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पे किसी सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करती है। और आपने याद रखना है दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स does not depend upon the following factors. That means it is independent of the following factors. कौन कौन से? Number 1, shape of its electrodes. So it does not depend upon the shape of its electrodes. Then it does not depend upon the distance between the electrodes. Distance कम हो ज़्यादा हो इलेक्ट्रोड्स में। इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो दो प्लेटें हम यूज़ करते हैं किसी सेल में, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, उनमें डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और तीसरा फैक्टर है जिस पे नहीं डिपेंड करती ये, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कितना इलेक्ट्रोलाइट है उसमें सेल में, उस पर भी डिपेंड नहीं करती। सो दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। सो हर सेल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। जैसे ड्राई सेल जो आप घरों में आम यूज़ करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है 1.5 वोल्ट। तो जब हम उसको नहीं भी यूज़ कर रहे तो भी उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट है। बेशक दुकानदार ने अपनी रैक में रखा हुआ है सेल, ड्राई सेल, तो भी उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट है, बिकॉज जब रखा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ इन द ओपन सर्किट, नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और उस वक्त उसके दो जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। देन व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? मान लो आपके पास एक सेल है और आपको पता होना चाहिए, आपने याद रखना है कि सेल के, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको, दो पोल कह लो या इलेक्ट्रोड कह लो होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव को हम थोड़ा लंबी लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को थोड़ा छोटी, और दोनों लाइनों को आपस में पैरेलल में ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया है पॉजिटिव नेगेटिव, इनके अक्रॉस सीरीज़ में मैंने एक जोड़ दिया रेजिस्टेंस R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब जब पॉजिटिव से
करंट चलेगा पॉजिटिव पोल ऑफ दी सेल से, और वो रेजिस्टेंस में से ऐसे पास करके नेगेटिव पे पहुंचेगा। उसके बाद जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो अंदर जो सेल है उसके अंदर करंट को फ्लो करना पड़ेगा थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट, जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने सेल में यूज़ किया है उसमें से फ्लो करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट inside the cell it flows from the negative electrode towards the positive electrode। और जब करंट इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल is defined as the resistance offered by the electrolyte and the electrodes of the cell to the passage or flow of current through it। It means through the cell। So अगर आपको कोई कहे कि define internal resistance of a cell तो आपने ये definition लिख देनी है। Then remember the internal resistance of a cell depends on the following factors। Number 1, nature of the electrolyte। nature का मतलब ये strong electrolyte है या weak electrolyte है। अगर strong होगा तो internal resistance कम होगा, और अगर weak होगा तो internal resistance ज़्यादा होगा। Then it depends on the concentration of the electrolyte। अभी मैंने आपको बताया कि concentration पे भी depend करता है। The internal resistance of a freshly prepared cell। freshly prepared मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होता है, इज जनरली लो एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द सेल इज पुट टू मोर एंड मोर यूज। जब हम सेल को यूज़ करते हैं थोड़े टाइम के लिए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इन फैक्ट आप लैब में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू विल फाइंड दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आप देखेंगे कि पहली जो रीडिंग ली उसमें जो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, दूसरी रीडिंग में जो निकालेंगे वो पहली रीडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तीसरी वाला दूसरी से भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ज्यों आप सेल को यूज़ करते जा रहे हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करता जा रहा है। देन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देन इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, अगर उसका नाम मैं स्मॉल डी रख लूँ, किसमें, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। एंड रिमेंबर द इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जितना इलेक्ट्रोड्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट विल हैव टू पास थ्रू ए लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच इट हैज़ टू पास, थ्रू विच द करंट हैज़ टू पास। और वो डिस्टेंस कितना होगा, जितना के दोनों इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल में डिस्टेंस है। देन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें इलेक्ट्रोड डुबोए होते हैं, तो जितना उनका एरिया, कॉमन एरिया जो दोनों का है विच इज़ इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो एरिया स्मॉल ए है देन आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जितना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पढ़ते हैं दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक बात याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल। अब याद रखो पहली बात तो ये, जितना किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही वो सेल अच्छा होगा। तो जो सबसे अच्छा उसको हम आइडियल कहेंगे। सो फिर आइडियल सेल का कितना होना चाहिए, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है। सो रिमेंबर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज ज़ीरो। बहुत बार ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है। देन पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल। पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन,
वो जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन दी है और ये जो डेफिनेशन है इसमें पूरी की पूरी जो लैंग्वेज लगभग सेम रखनी है। फ़र्क क्या डालना है कि वहाँ पे लिखा था व्हेन दी सेल इज़ इन दी ओपन सर्किट, यहाँ पे लिखना व्हेन दी सेल इज़ इन दी क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट का मैंने आपको मतलब बताया था दैट इज़ व्हेन नो करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दी सेल, और क्लोज सर्किट का मतलब होता है व्हेन सम करंट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दी सेल। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ the potential difference or terminal voltage of a cell. The terminal potential difference or terminal voltage of a cell is defined as the potential difference between its electrodes when it is in the closed circuit, that is when some current is being drawn from it. बाकी लैंग्वेज वैसी है जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय E and the terminal voltage or potential difference is generally denoted by V। ये इसका सिंबल है। अब देखिए when current flows through a closed circuit, जब करंट फ्लो करेगा तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल टुवर्ड्स दी नेगेटिव पोल। जैसे मैंने ऊपर सर्किट एक बनाया उसमें एक्सटर्नल में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इनसाइड द सेल द करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जब सेल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो वहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो कितना होगा क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब करंट मान लो सर्किट में फ्लो कर रहा I, वो तो सेम होगा इन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल सर्किट, और I इंटू R, और R कौन सा लेना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और वो है स्मॉल r। इसका मतलब सेल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा I इंटू R, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल और अक्रॉस द सेल। इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। I इंटू R के I इंटू स्मॉल r के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स द टर्मिनल वोल्टेज विल बी, जितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि E उससे कितना कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर। सो रिमेंबर V इज E माइनस I इंटू आर। दिस इज़ वेरी यूजफुल इक्वेशन। अब इसको वर्डिंग में हम कैसे लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से ज़रा। द टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस is less than the electromotive force E by an amount equal to potential drop inside the cell। ये आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा और मैं बोलता हूँ। प्लीज़ गो ऑन नोटिंग इट। नाउ इन द केस ऑफ एन आइडियल सेल, मैंने आपको बताया कि आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0। तो अगर मैं यहाँ R इक्वल 0 पुट कर दूँ तो V किसके बराबर आ जाएगा E के। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हेन कैन बी पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपने क्या कहना है, व्हेन दिस सेल इज एन आइडियल सेल बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल इज 0 एंड इन दैट केस V इक्वल टू E। Now we will derive an expression for the internal resistance of a cell. So expression for the internal resistance of a cell. Let us consider the circuit shown in the figure. इसमें मैंने क्या किया है कि एक सेल को जोड़ दिया इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस कैपिटल R, और फिर एक वोल्ट मीटर लिया, उसको मैंने जोड़ दिया अक्रॉस द टू पोल्स ऑफ द सेल। और जो वोल्ट मीटर होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, और एक वोल्ट मीटर जो है दैट इज़ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। और जितना किसी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो अच्छा वोल्ट मीटर होगा। तो जैसे जितना किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना वो अच्छा सेल होगा। तो अगर उसका फिर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो वो आइडियल बन गया। तो इस यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि जितना किसी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है उतना वो अच्छा वोल्ट मीटर है। तो फिर आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। नाउ इनफाइनाइट मीन्स वेरी लार्ज। सो एक अच्छे वोल्ट मीटर का जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बड़ी एक्यूरेटली माप सकते हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर इट ड्रॉज नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द गिवन सेल और द बैटरी।
तो मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया बिटवीन द, ये वोल्ट मीटर है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो केयर शुड बी टेकन कि जब आप वोल्ट मीटर को जोड़ो तो पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल एंड नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द सेल। और बीच में मैंने एक की K1 लगा दी, और नीचे जो सर्किट बनाया इसमें मैंने एक की K2 लगा दी। तो पहले आपने क्या करना है, की K1 डालनी है सिर्फ, तो देयर विल बी सम वोल्ट मीटर रीडिंग। अब क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट विल ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द गिवन सेल, दैट मीन्स प्रैक्टिकली नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड देयरफॉर द सेल इज इन द ओपन सर्किट। और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगी। और जब सेल ओपन सर्किट में हो, यानी कि जब उसमें से हम कोई करंट नहीं लें, तो जो उसके दो पोल्स में पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ नोन एज इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, लेट इट बी इक्वल टू कैपिटल E। अब आपने क्या करना है कि की K1 को तो रहने देना डले हुए, की K2 को भी क्लोज कर दो। जब की K2 को क्लोज करोगे तो आप देखेंगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। और कम क्यों होगी, क्योंकि जब मैं की K2 डालूंगा सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। इस ऐसे इसके पॉजिटिव से मान लो कितना करंट चलता है I, दैट करंट I विल फ्लो थ्रू दी रेजिस्टेंस R like this, and then it will flow inside the cell through the negative pole towards the positive। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने माना इक्वल टू R, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी कहा मैंने आपको, E। अब देखिए ये जो नीचे सर्किट बना, सीरीज सर्किट बन गया, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R और इंटरनल है सेल का स्मॉल E। तो टोटल रेजिस्टेंस जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो टोटल सम के बराबर होता है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल R। और करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, I, और वो ओम्स लॉ कहता है कि I विल बी इक्वल टू E, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओवर टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R प्लस R। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो टर्मिनल वोल्टेज है जो कि उस वक्त रीडिंग है जब हमने की K2 को भी डाल दिया, और मैंने आपको कहा कि की K1 जब अकेली डालेंगे तो रीडिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, और जब K2 भी डाल देंगे तो रीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी, वो टर्मिनल वोल्टेज होगी, जिसका नाम क्या रखा हमने, V। और अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना लेस देन होती है, बाई एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन साइड द सेल, दैट मीन्स V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब ये I की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में है, लेट अस पुट इट ओवर हियर, तो वी गेट V इक्वल टू E माइनस E ओवर R प्लस R इंटू स्मॉल R। अब राइट साइड पे E कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस स्मॉल R ओवर R प्लस R इक्वल टू E, ऐसे लिख दिया, और नीचे एलसीएम आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल R, और यहाँ पे आ गया कैपिटल R प्लस स्मॉल R माइनस R। अब ये स्मॉल R से गया एंड वी आर लेफ्ट विद V इक्वल टू E इंटू R ओवर R प्लस R। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R प्लस R को इस तरफ ले गया और V को नीचे ले आया, तो आ गया R प्लस R इक्वल टू E इंटू R ओवर V। अब ये कैपिटल R लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड पे ले गया, ये नेगेटिव हो जाएगा उस तरफ जाके, तो स्मॉल R आ गया ER ओवर V माइनस R। R निकाल लिया मैंने कॉमन, ब्रैकेट में आ गया E ओवर V माइनस 1, और स्मॉल R इक्वल टू कैपिटल R, नीचे एलसीएम V आ जाएगा E माइनस V ओवर V। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। रिमेंबर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल दैट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इनटू E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल माइनस V टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई V विच इज़ अगेन द टर्मिनल वोल्टेज। और याद रखो E वोल्ट मीटर की उस वक्त रीडिंग है when the cell is in the open circuit, और V उस वक्त है when the cell is in the closed circuit। so this is the required expression for। अब एक बात और याद रखनी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा हो सकती है। मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि आमतौर पे जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज़ लेस दैन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कितनी कम होती है, इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन साइड द सेल I इंटू स्मॉल r। लेकिन आइडियल सेल हो तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन क्या कभी टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज़्यादा भी हो सकती है, द आंसर इज़ येस। और वो कब हो सकता है, जब हम किसी सेल को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए हमें सेल को किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चार्ज या सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट करना पड़ता है, तो उस वक्त
एक तो जो सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन है वैसे होती है फ्रॉम नेगेटिव पोल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव, लेकिन जब चार्जिंग हो रही हो तो करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव पोल। और नंबर 2 जो टर्मिनल वोल्ट है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज उसकी उतनी हो जाती है जितनी चार्जिंग सोर्स की वोल्टेज है, विच इज़ ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द गिवन सेल। सो रिमेंबर V इज़ ग्रेटर दैन E व्हेन द सेल इज़ बीइंग चार्ज्ड। और नीचे मैंने ये भी लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, दैट इन दिस केस द करंट थ्रू द सेल फ्लोज फ्रॉम इट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। So that is the internal resistance of a cell, terminal voltage and the electromotive force of a cell. अब मैं आपको बताऊंगा कि what is the shape of the graph between E means electromotive force and capital R means external resistance. अब देखिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है किसी सेल की, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना मर्जी ज़्यादा हो, कम हो, ज़्यादा हो और बढ़ा लो उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, एज ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, देयरफॉर graph between E and R will be a straight line parallel to resistance axis as shown in the figure given below. ये देखिए ये ओरिजिन है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने रेजिस्टेंस कैपिटल आर लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ली ई, तो ग्राफ आएगा ए बी विच इज़ पैरेलल टू ओ आर। अब देखिए जितनी मर्जी वैल्यू आर की, चाहे ज़ीरो भी है तो भी वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वह ओ ए के बराबर है। जब आर बढ़ता भी जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर देना। देन ग्राफ बिटवीन V एंड R, V मीन्स टर्मिनल वोल्टेज, और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है दिस इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। और ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू जितना उसमें से करंट फ्लो कर रहा है इनटू जितना उसका रेजिस्टेंस है। तो हमने किस किस में ग्राफ बताना है, बिटवीन V एंड R। सो अब V हो गया I इंटू आर, आई की वैल्यू है E ओवर R प्लस आर इंटू कैपिटल R आ गया। अब इसको मैं री राइट कर सकता हूँ, E को ऊपर रहने दिया और ये जो कैपिटल R है उसको मैं नीचे ले गया, तो ये आ गया E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r ओवर स्मॉल r, और V इक्वल टू कैपिटल E तो ऊपर है ही है, और ये जो कैपिटल R है ये R ओवर R, कैपिटल R ओवर कैपिटल R वो 1 आ गया, प्लस आ जाएगा स्मॉल r ओवर कैपिटल R। अब देखिए इसमें E तो कांस्टेंट ही है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, लेकिन ज्यों ज्यों कैपिटल R इंक्रीज़ करेगा, कैपिटल R इंक्रीज़ करेगा, स्मॉल r भी जो है दैट इज़ आल्सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ए गिवन सेल। तो जब R जो है कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो स्मॉल r बाई कैपिटल R डिक्रीज़ करेगा। सो ये डिक्रीज़ करेगा, अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो 1 प्लस R ओवर R डिक्रीज़ करेगा, यानी कि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर कम होगा, तो डिनोमिनेटर कम होगा तो E ओवर डिनोमिनेटर कम होने से V की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो यही मैंने लिखा है कि एज R इंक्रीजेज V आल्सो इंक्रीजेज। व्हेन R बिकम्स वेरी लार्ज दैट मीन्स व्हेन R टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर R की जगह इन्फिनिटी आ जाए तो स्मॉल R ओवर इन्फिनिटी विल टेंड टू ज़ीरो, इसका मतलब ये लगभग ज़ीरो। और अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट कर दूँ तो V आ जाएगा E ओवर 1 प्लस ज़ीरो, यानी कि E ओवर 1 आ गया, यानी कि E आ गया, दैट मीन्स V विल टेंड टू E। तो इसका मतलब शुरू में जब कैपिटल R इंक्रीज़ करेगा तो V भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन जब R बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो V की वैल्यू है दैट विल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, एंड देयरफॉर ग्राफ बिटवीन कैपिटल R एंड E विल बी ए कर्व लाइक दिस। ये जो कर्व मैंने बनाई है लिख भी दिया मैंने, ग्राफ बिटवीन V एंड R, और बाद में ये जब R ज़्यादा हो गया तो इट बिकम्स पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो लाइन है इट मीट्स द वोल्टेज एक्सिस एट दिस पॉइंट विच इज़ इक्वल टू, ये जो OE है इट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। So that is the shape of the graph between V and R. Then graph between V and I. तो फिर वही इक्वेशन के टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, और इसको रीराइट करो V इक्वल टू माइनस आई आर पहले लिख लो प्लस E। अब देखिए E तो कांस्टेंट है ही फॉर ए गिवन सेल, और R की वैल्यू में भी कोई मान लो ज़्यादा फर्क नहीं आता, तो इसलिए हमने ग्राफ किसमें प्लॉट करना है, V और I में। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c।
इसमें वेरिएबल एक x है, दूसरा है y, और m को बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये m की जगह माइनस आई आ गया, माइनस r आ गया, माइनस r, तो माइनस r इंटू आई, i हो गया x, v हो गया y, और e हो गया c। अब देखिए जब v i इक्वल टू ज़ीरो है, i इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन में i ज़ीरो पुट करो तो i इंटू आर ज़ीरो आ जाएगा, तो v किसके बराबर हो जाएगा, e के। इसका मतलब ग्राफ में मैंने i ज़ीरो लिया एट दी ओरिजिन, और उस वक्त v की वैल्यू किसके बराबर होगी, e के। तो ये जो ग्राफ आएगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ए बी हैविंग नेगेटिव स्लोप एज शोन इन द फिगर। तो जब करंट ज़ीरो है तो v की वैल्यू e के बराबर है, यानी कि जो ओ ए है इट इज़ इक्वल टू E द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द गिवन सेल। और जब I E ओवर R के बराबर होगा, यहाँ पुट करो E ओवर R, तो V आ गया इक्वल टू माइनस E ओवर R इंटू R प्लस C, ये R से R कैंसिल, तो आ गया माइनस E प्लस C, दैट मीन्स इक्वल टू ज़ीरो। तो जब I की वैल्यू E ओवर R वो मान लो होती है एट द पॉइंट B, तो यहाँ पे V कितना आ जाएगा, ज़ीरो। सो दैट मीन्स द ग्राफ विल मीट द करंट एक्सिस एट द पॉइंट B, जो कि यहाँ पे B जो है वो करंट जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ I इक्वल टू E ओवर R। सो द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी a straight line having negative slope. So that is the graph between V and I. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. और आप जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। Stay home, stay healthy, stay safe. Thank you very much.